हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम बॉटनी के लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे बीएससी बॉटनी के। तो सबसे फर्स्ट लेक्चर हमारा वायरसेस को लेकर है, इनके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टर्म है वायरस, उसको किसने क्वाइंट किया था? बाय लुइस पेस्टियर। ओके, लुइस पेस्टियर इन 1880 डिस्कवर्ड इन्फेक्शियस नेचर ऑफ डिजीज रेबीज एंड प्रोड्यूस्ड एंटी रेबीज वैक्सीन। उन्होंने एंटी रेबीज वैक्सीन को भी प्रोड्यूस किया था और उन्होंने टर्म दी थी वायरस। ओके, तो अब हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। वायरसेस आर नॉन सेलुलर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। नॉन सेलुलर होते हैं ये, मतलब कि इनमें ये जो है एक तरह से जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन्स के छोटे छोटे पैकेट्स रहते हैं। ठीक है, ये क्या है? नॉन सेलुलर। और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, या आप इनको सब माइक्रोस्कोपिक बोलोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। तो आप बोलोगे सब माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। और इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं। वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। दे रिक्वायर अ लिविंग सेल और ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये क्या है? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है। तो आपको पता है कि जो हमारे इस तरह के पैरासाइट्स होते हैं वो आउटसाइड द होस्ट बॉडी नॉन लिविंग, उनके क्या रहते हैं? कैरेक्टर रहते हैं, नॉन लिविंग बिहेवियर शो करते हैं आउटसाइड द होस्ट बॉडी। उनको लिविंग सेल चाहिए होती है, या आप कह सकते हो ऑर्गेनिज्म। लिविंग सेल और लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है, जिसके अंदर जाकर के वो, उनकी सेल्स के अंदर जाकर के वो क्या करते हैं? लिविंग बन जाते हैं और वहां जाकर के मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सम वायरसेस कैन बी कल्चर्ड ऑन लिविंग सेल्स। अब इनमें से कुछ वायरसेस को हम कल्चर भी कर सकते हैं लिविंग सेल्स में। ठीक है, जैसे कि होस्ट टिश्यू कल्चर मेथड रहता है एक हमारे पास, और दूसरा चिक एम्ब्रियो मेथड रहता है। तो ये दो मेथड हैं जिनमें हम लिविंग सेल में कल्चर कर सकते हैं वायरसेस को। नंबर 4 हमारे पास आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक। वायरसेस आर यूजुअली मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से भी बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर रहते हैं हमारे वायरसेस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में काफ़ी सारा अंतर है। बैक्टीरिया कुछ अलग चीज़ है और वायरसेस कुछ अलग है, विद द वास्ट मेजोरिटी बीइंग सब माइक्रोस्कोपिक। तो इस वजह से इनकी जो मैक्सिमम जो मेजोरिटी रहती है वो क्या रहती है? सब माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर रहते हैं देन बैक्टीरिया। जनरली रेंजिंग इन साइज फ्रॉम 5 to 300 नैनोमीटर्स। तो इनका इस तरह से साइज रहता, रेंज करता है 5 to 300 नैनोमीटर्स। सो दीज वायरसेस कैन पास इजिली थ्रू बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर्स। दे आर फिल्ट्रेबल। ओके, क्योंकि बैक्टीरिया से स्मॉलर है तो इस वजह से बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर से इजीली पास हो जाते हैं, तो दे आर फिल्ट्रेबल। शेप की अगर हम बात करें, वायरसेस कैन बी ऑफ वेरियस शेप्स। दे आर नंबर 1 स्फेरिकल, दैट इज अवर अल्फा अल्फा मोज़ेक, जो कि फुट और माउथ वायरस है। क्यूबिकल, इलोंगेटेड, रॉड शेप्ड, जो कि हमारा टोबैको मोज़ेक वायरस है। इन जनरल दे आर हेलिकल, क्यूबॉइडल और बाइनल। जनरली हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं? हेलिकल, क्यूबॉइडल और बाइनल। नंबर 6 की अगर हम बात करें, दे आर हाईली पैथोजेनिक एंड कॉज इन्फेक्शियस डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। हाईली पैथोजेनिक होते हैं और इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स को। दे कॉज इन्फेक्शन इन द होस्ट सेल बाय मीन्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, तो होस्ट सेल में ये इन्फेक्शन किस तरह से करते हैं? बाय मीन्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, क्योंकि मैंने कहा आपको कि ये क्या है? प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल के छोटे छोटे पैकेट्स रहते हैं। तो इनकी मदद से ही ये क्या करेंगे? इन्फेक्शन कॉज करेंगे होस्ट सेल में। दे टेक चार्ज ऑफ होस्ट जेनेटिक मशीनरी एंड मेक यूज ऑफ होस्ट राइबोसोम्स फॉर सिंथेसाइजिंग देयर ओन प्रोटीन्स। ये क्या कर लेते हैं? चार्ज ले लेते हैं होस्ट जेनेटिक मशीनरी का, मतलब कि वहां पर अपना कब्जा कर लेते हैं और होस्ट का जो राइबोसोम होगा उससे ये अपना प्रोटीन सिंथेसाइज करवाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, दे पोजेस ओनली 1 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब क्योंकि ये जो है
इन्फेक्शन कॉज करते हैं बाय मीन्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो है इनमें एक ही तरह का पाया जाएगा, दैट इज ईदर डीएनए और आरएनए। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स अगर आप लेते हो किसी भी वायरस के लिए, ठीक है, तो उससे उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरियाज के लिए बनी रहती हैं और ये आपके अंदर चला गया होता है वायरस, ठीक है, कोई भी लिविंग सेल है उसके अंदर चला गया होता है, तो एंटीबायोटिक्स से इसको कोई असर नहीं होने वाला। देयर आर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वायरसेस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वायरसेस के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस रहते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद भी वायरसेस आर कंसिडर्ड अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको कैसे कंसीडर किया गया है, एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। की वायरसेस जो हैं छोटे रहते हैं, तो इस वजह से इनको मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह कंसीडर किया गया है। हालांकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरसेस में काफ़ी सारे डिफरेंसेस रहते हैं। क्यों इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह देखा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंसीडर किया गया है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी? बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस ह्यूमन डिजीजेस। वेरियस ह्यूमन डिजीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं वायरसेस। दे आर वेरी इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय मीन्स ऑफ वेक्टर, ठीक है, तो वेक्टर की हेल्प से ये फ्रॉम वन टू अनदर बहुत ही ईजिली ट्रांसमिट हो जाते हैं। वेक्टर कौन होगा यहाँ पर? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसकी सेल में ये एंटर कर गया है, ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ पर वो जाएगा, जहाँ पर टच करेगा या स्नीज करेगा, ठीक है, तो उससे वो वायरस जो है दूसरे में ट्रांसमिट हो सकता है, अगर वो वहाँ पर ज़्यादा उसके नज़दीक खड़ा है या उन चीज़ों को टच कर लेता है जो उसने जिन्हें उस वेक्टर ने, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसने टच किया होगा। तो आर्थ्रोपोड्स वगैरह, उनके थ्रू भी ये वायरस जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करता है, जैसे कि मॉस्किटोज हो गए हमारे। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस आर रेबीज, एड्स, मम्प्स, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, कॉमन कोल्ड एंड मैनी मोर। वायरसेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर इन ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स, ठीक है, तो कैंसर के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है वायरस। ये कैन बी precipitated from suspensions and can be crystallized in the form of crystals, ठीक है, तो इनको जो है प्रेसिपिटेट कर सकते हैं फ्रॉम सस्पेंशन और क्रिस्टलाइज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। क्यों हम इनको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एज दे हैव नॉन लिविंग कैरेक्टर्स। हमने कहा कि होस्ट के बाहर ये नॉन लिविंग कैरेक्टर्स को शो करता है, तो ये क्या है? नॉन लिविंग है, इस वजह से हम इसको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। अ वायरस नीड्स द होस्ट बॉडी फॉर द लिविंग प्रोसेस। ओके, तो अब यहाँ पर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं कि सबसे पहले क्रिस्टलाइज कौन से वाला वायरस को किया गया था और किसने कहा था कि वायरसेस को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं? तो टोबैको मोज़ेक वायरस वाज द फर्स्ट वायरस टू बी क्रिस्टलाइज्ड। ओके, ये फर्स्ट वायरस था जिसको कि क्रिस्टलाइज्ड किया गया था। इट वाज डन बाय वेंडेल मेरिडिथ स्टेनली इन 1935। ओके, तो क्रिस्टलाइजेशन क्या प्रोसेस रहती है, क्यों हम इनको क्रिस्टलाइज करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन इज द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वायरल कंपोनेंट्स इनटू ऑर्गेनाइज्ड सॉलिड पार्टिकल्स। कुछ सॉलिड पार्टिकल्स को ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, जिनके अंदर इनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है वायरल कंपोनेंट्स को, ठीक है। इट इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ वायरल पार्टिकल्स। अब क्योंकि वायरसेस बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं, तो अगर हम इनको क्रिस्टलाइज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारे वायरल पार्टिकल्स चाहिए, तब जाकर के हमें एक क्रिस्टल मिलेगा, ठीक है। और ये क्रिस्टलाइजेशन क्यों की जाती है? इट लीड्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे हमें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चलता है कि उनकी पैथोजेनिक एक्टिविटी क्या है। न्यूक्लिक एसिड कौन से वाला प्रेजेंट है, दैट इज आरएनए और डीएनए। एंड कैप्सिड प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती हैं थ्रू एक्सरे और बीम एक्सेट्रा।
ठीक है। इसलिए हम इनकी क्रिस्टलाइजेशन कर, ताकि हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जान सकें। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।